मोदी कैबिनेट ने अन्न भंडारण योजना को दी मंजूरी, सहकारिता के क्षेत्र में होगा बड़ा बदलाव। केंद्रीय गृह मंत्री मणिपुर दौरे पर, पिछले 4 दिनों से बिगड़े हालातों की कर रहे हैं समीक्षा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जांजगीर चांपा के भ्रमण पर गुजरात पुलिस टीम, देश के पहले किसान स्कूल को देखकर पुलिसकर्मी हुए खुश। और बेरोजगारी भत्ते की आज दूसरी किश्त जारी, मुख्यमंत्री ने कहा रोक हटते ही नौकरी के विज्ञापन आ रहे हैं, मैंने अपना वादा निभाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। मोदी कैबिनेट ने देश में अनाज भंडारण को बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इसके अंतर्गत सहकारिता क्षेत्र में अनाज भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इस योजना पर करीब 1 लाख करोड़ खर्च होंगे। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से अन्न भंडारण योजना शुरू की गई है। इस योजना को किसानों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की ओर से इस योजना पर बयान जारी करते हुए कहा गया है कि आज की कैबिनेट बैठक में सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अनुमोदन पर आज निर्णय लिया गया है। अभी तक कुल 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है और अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता क्षेत्र में शुरू होगी। सहकारिता के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी भंडारण योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी तक कुल मिलाकर 1450 लाख टन भंडारण की क्षमता है। अब 700 लाख टन भंडारण की क्षमता सहकारिता के क्षेत्र में शुरू होगी। भारत में कुल मिलाकर देखा जाए तो 3100 लाख टन फूड ग्रेन्स की पैदावार होती है और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो वैल्यूएबल फूड ग्रेन्स हैं वो नष्ट इसलिए भी हो जाते हैं कि भंडारण की क्षमता नहीं होती, ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाते हैं और किसानों को भी उचित दाम अगर लगता है कि 15 दिन बाद, महीने बाद मिल सकते हैं, लेकिन भंडारण की क्षमता नहीं है तो उसको भी बेचना ही पड़ता था। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता में वृद्धि भी करेगा और खाद्यान्नों के आयात में कमी लाएगा। खाद्यान्न सुरक्षा हमारी और मजबूत होगी, सुनिश्चित करेगा। ये पैक्स को भी, पब्लिक प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी जो है, इनको भी मजबूत करेगा। सहकारिता मंत्रालय देश के विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों में कम से कम 10 चुने हुए जिलों में एक पायलट परियोजना चलाएगा। यह पायलट प्रोजेक्ट इस योजना की विभिन्न क्षेत्रीय आवश्यकताओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा, जिसे इस योजना के देशव्यापी कार्यान्वयन में शामिल किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर दौरे पर हैं। पिछले 4 दिनों से मणिपुर में रहकर बिगड़े हालातों की समीक्षा कर रहे हैं और विभिन्न समुदायों से चर्चा भी कर रहे हैं। सीमावर्ती कस्बे मोरेह में अमित शाह कई सामाजिक संगठनों के नेताओं के साथ अनेक शांति वार्ताएं कर रहे हैं। म्यांमार की सीमा से लगे इस कस्बे में विभिन्न समुदायों के लोग अनेक वर्षों से मिलकर रह रहे हैं, परंतु अब बहुसंख्यक समुदाय के अधिकांश लोग कस्बे छोड़कर चले गए हैं और म्यांमार सहित कई अन्य जगह पर शरण ले रहे हैं। मणिपुर में हुए हिंसात्मक घटना में मोरेह सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। गृह मंत्री आज दिन भर मोरेह में बहुसंख्यक समुदाय के प्रभावित परिवारों से मिलेंगे और चर्चा कर समाधान निकालेंगे। वे मिती समुदाय के लोगों के साथ भी शांति वार्ता में भाग लेंगे। पूर्वी इम्फाल जिले के लितन पोकपीर गांव में सुरक्षा बलों और संदिग्ध उग्रवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर में 9 बैठकें ली। इसमें इम्फाल में बहुसंख्यक मेइती और चूराचंदपुर में कुकी जनजाति के बीच सुलह की कोशिशों के साथ जरूरी निर्देश भी दिए गए। मणिपुर करीब 1 महीने से जातीय हिंसा से प्रभावित है। अमित शाह चर्च के पदाधिकारियों के साथ साथ
कुकी समुदाय के बुद्धिजीवियों से भी मिल रहे हैं ताकि उनकी शिकायतों को समझा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी कड़ी में 9 साल की सफलता और योजनाओं की जानकारी देने के लिए सभी केंद्रीय मंत्रियों को राज्यवार जिम्मेदारी दी गई है। केंद्र में भाजपा सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 30 मई से 1 महीने का जनसंपर्क अभियान शुरू हो चुका है। 30 मई से 30 जून तक महाजनसंपर्क अभियान चलेगा। 9 साल की सफलता पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि देश में भाजपा सरकार आने के बाद से भारत तेजी से बढ़ते हुए विश्व की 5वीं मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो रहा है और लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। But look at where the country has come in the last 9 years. You were the 10th largest economy or the 5th largest economy. Today you are slowly but surely on your way to becoming the 3rd largest economy if this rate of growth continues. And who knows, by 2024, 2025, and you are going from that on to a 7, 8, $10 trillion economy. Per capita income has gone up in this country, doubled since 2014 and now. The figures I'm getting you, if you go by the Ernst & Young projection, by 2040, you will be a $28 trillion economy. What the Honorable Prime Minister said was, Viksit Desh, developed country by 2047 on Amrit. केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जांजगीर चांपा जिले के भ्रमण पर गुजरात के राजकोट से पुलिस टीम पहुंची है। बहेराडी गांव स्थित कुंज बिहारी साहू किसान स्कूल में गुजरात के पुलिस कर्मियों ने छत्तीसगढ़ की 36 भाजी जैसे लाल, पालक, अमारी, पटवा, कांदा, करपता, चेच भाजी की जानकारी ली। देश के पहले किसान स्कूल को देखकर पुलिसकर्मी काफी खुश हुए। इसके साथ ही किसान स्कूल में किए जा रहे कार्यों की उन्होंने सराहना की। हम गुजरात से आए हैं और यहाँ पे हमने जो किसान स्कूल में जो जैविक खेती होती है और रेशम की खेती, अलग अलग धान की खेती होती है, उसका संशोधन भी होता है, कैसे उसमें से कापड़ बनता है, कैसे उसको दवाई में यूज़ करते हैं, जैविक खातर है, उसका क्या उपयोग है, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे हैं जो जैविक तरीके से बनते हैं और खेती में बहुत बड़े उपयोगी होते हैं। ऐसा संशोधन केंद्र है। किसान स्कूल बहुत अच्छा है। हमको यहाँ आके अलग अलग तरीके से बहुत अच्छा जानने को मिला है और यहाँ कर खुद सब कुछ नया जानने को मिला है और यहाँ आकर बहुत खुशी हुई है। यहाँ पर हमने अलग अलग प्रकार के रेशा और सब कुछ देखा, जैसे कि 36 प्रकार की भाजी और वगैरह सब देखा और कैसे ये लोग ये वेस्ट माल में से बेस्ट बनाते हैं, ये सब देखा और देख के बहुत ही बड़ा अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं? हम लोग गुजरात से है, गुजरात पुलिस डिपार्टमेंट से आए, राजकोट सिटी से। किसान स्कूल के संचालक दीनदयाल यादव और नवाचारी कृषक रामाधार देवांगन ने गुजरात के पुलिस कर्मियों को संरक्षित बीज, किसान स्कूल के धरोहर, जैविक खाद, अक्षय चक्र कृषि मॉडल और मंजिल दर मंजिल खेती, गोबर गैस सिस्टम, निमसार निर्माण की जानकारी दी। आज गुजरात के पुलिस विभाग की जो टीम यहाँ पर उन्होंने जो एक्सपोजर किया है भ्रमण, उस भ्रमण के दौरान उन्होंने न सिर्फ यहाँ पर जैविक कृषि का एक सुंदर मॉडल देखा, बल्कि कृषि क्षेत्र में कई एक नवाचार को भी उन्होंने देखा है। और उन्होंने नवाचार के साथ साथ छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों और उनके वेस्ट से जो बेस्ट चीज़ हमारे जो रामाधार देवांगन भैया जो बना रहे हैं, चाहे वलसी का हो या केला का हो या छत्तीसगढ़ की 36 भाजियों के वेस्ट से हो, उनको देख करके उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा किया है। गुजरात के पुलिसकर्मियों ने कहा कि देश के पहले किसान स्कूल बहेराडीह में आकर उन्हें बेहद प्रशंसा हुई। किसान स्कूल में किए जा रहे अनेक नवाचार की जानकारी मिली है। यहाँ किसानों ने साथ मिलकर जो प्रयोग किया है वह अन्य किसानों के लिए मिसाल है। वे गुजरात में जाकर किसानों के इस खास प्रयोग किसान स्कूल के बारे में जरूर बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 वर्षों में कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका असर दिखने लगा है। आम जनता के साथ साथ सभी वर्गों को इसका सीधा लाभ मिल रहा है। ऐसे में एमएसएमई उद्योगों में इसका सकारात्मक असर भी दिख रहा है। इन 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने एमएसएमई के अनुपालन बोझ कम करने, उन्हें महामारी से निपटने में मदद करने और छोटे व्यवसायों के बीच मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए।
उठाए हैं। मोदी सरकार के 9 वर्ष के सफर के साक्षी बने भिलाई औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी बेहद खुश हैं। व्यापारियों का कहना है कि मोदी सरकार के द्वारा शुरू की गई छोटे मझौले उद्योगों को मिल रहे प्रोत्साहन से सभी व्यापारी निश्चिंत हैं और इस प्रयास के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। ट्रेडर लॉबी जिसको कहा जाए, मैन्युफैक्चरर्स काफ़ी हताश थे कि हर चीज़ चाइना से आ रहा है, लोअर रेट्स में आ रहा है, गवर्नमेंट के कोई इंसेंटिव्स नहीं होते थे। अब आत्मनिर्भर भारत के तहत जो मोदी जी की स्कीम्स आई हैं और जो उन्होंने प्रेशर डाला है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, प्राइवेट सेक्टर्स में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन मेक लेना है, इससे काफ़ी एमएसएमईज में वापस उत्साह आया, स्पेशली स्टील सेक्टर और आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड जो बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही दबाव में रह गई थी कि हम कुछ भी करें तो हमसे तो सस्ता माल बाहर से आ जाएगा। अब जो क्वालिटी और जो डेवलपमेंट इंडिया में हो रहा है, आगे 10 साल मैं नहीं समझता 10 से 20 साल देश के एमएसएमई के लिए बहुत ही उज्जवल भविष्य है। 9 वर्षों में एमएसएमई सेक्टर में सबसे बड़ा एमएसएमई को जो राहत मिला कोविड पीरियड में 2020-21 में, उस समय एमएसएमई बहुत ही प्रॉब्लम में था, लॉकआउट होने की स्थिति में आ गया था। भारत सरकार और एमएसएमई मंत्रालय ने जो बूस्ट करने का काम किया बैंकों के माध्यम से और पूरा एलडी के माध्यम से, उसमें एमएसएमई को काफ़ी एक संजीवनी मिली है। इसके लिए मैं भारत सरकार और एमएसएमई मंत्रालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोविड पीरियड में हमारा एमएसएमई को जो बेनिफिट मिला है, जैसे बहुत सारे विवाद से विश्वास का जो कार्यक्रम चला है, उससे हमारा उसमें एलडी जो कटा हुआ था वो वापस हो रहा है, हमारा रीच परचेज हो रहा था वो भी वापस हो रहा है। और ये हमारे सरकार के जो देन है, ये हमारे को अभी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। और सरकार ने एमएसएमई के उद्योग के लिए जो ट्रेनिंग टूल रूम खोले हैं, तो उसमें बहुत सारे ट्रेनिंग हो रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ें हैं। आगे जाके हमारे अच्छे टेक्नीशियन आ जाएंगे और आगे ऐसे ही कारीगर लोग आएंगे कि हमारे संस्था में काम करके हमारा उद्योगों को बढ़ावा दे सकते हैं। मुख्यमंत्री निवास कार्यालय रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की गई। बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम में प्रदेश भर से युवा जुटे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 35,05,395 युवाओं के खाते में 32,35,25,000 रुपए ट्रांसफर किए। बेरोजगारी भत्ते की आज दूसरी किश्त दी गई है। पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की पहली किश्त के रूप में 66,185 युवाओं को 16,54,62,500 रुपए की राशि अंतरित की गई थी। इस बार युवा बेरोजगारों को दूसरी किश्त दी गई है। इसे मिलाकर 1,05,395 युवाओं के खाते में 48,89,87,500 रुपए की राशि अब तक अंतरित हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पिछली बार बेरोजगारी भत्ते की राशि देते हुए मैंने कहा था कि रोक हटते ही नौकरी के विज्ञापन आएंगे। आज मैंने अपना वादा निभाया है और सभी विभागों में लगातार नौकरी के विज्ञापन आ रहे हैं। 30 अप्रैल को मैं यही घोषणा किया था कि जिस दिन हमको अनुमति मिलेगी, उसी दिन दूसरे दिन सारे अखबारों में, मीडिया में वो इश्तिहार भरा पड़ा रहेगा और लगातार सारे विभागों की भर्तियां प्रारंभ हो गई है, विज्ञापन निकल रहे हैं। तो कुछ लोग व्हाट्सएप में कह रहे हैं कि कका अतिक जल्दी जल्दी मत करना का, थोड़ा के रुक के करना भाई। तो दूसरा उसका साथी कहता है भैया फीस नहीं लगता अभी आपम और पीएससी में, सरकार ने वो भी माफ कर दिया है। बेरोजगारी भत्तों के आवेदन की नियमानुसार पात्रता जांच हो रही है। जिन मामलों में भत्ता स्वीकृत नहीं किया गया है, उन्हें अपील का अधिकार दिया गया है। 1680 प्रकरण अपील के लिए कलेक्टरों के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से 187 प्रकरणों में भत्ता स्वीकृत कर लिया गया है। 493 प्रकरण अस्वीकृत कर दिए गए हैं तथा 1001 प्रकरण अभी लंबित हैं। पोर्टल में भी ऑनलाइन शिकायत करने की व्यवस्था की गई है। इसमें 2942 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें से 1425 शिकायतें निराकृत कर दी गई हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से।
छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय भिलाई के विश्वविद्यालय प्रशिक्षण विभाग में प्रदेश के सबसे उन्नत जियोटेक लैब का उद्घाटन किया गया। इस लैब के बनने से भिलाई इस्पात संयंत्र को काफी फायदा होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का सैंपल बाहर भेजना पड़ता था। अब CSVTU के जियोटेक लैब में टेस्टिंग की जाएगी। यह लैब सड़क, पुल, पुलिया, बांध, फ्लाईओवर, ब्रिज आदि संरचनाओं हेतु भूमि के मजबूती का परीक्षण कार्य करेगी। बस्तर जिले में स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान प्रबंधन द्वारा लगातार वन्य जीवों के संरक्षण के दिशा में कार्य करने से दुर्लभ प्रजातियों का रहवास सुरक्षित हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ प्रजाति माउस डियर की तस्वीर कैमरा ट्रैप में कैद हुई। भारत में पाए जाने वाले हिरणों की 12 प्रजातियों में से माउस डियर विश्व में सबसे छोटे हिरण समूह में से एक है। माउस डियर में चूहे, सुअर और हिरण के रूप और आकार का मिश्रण दिखाई देता है। इसका वैज्ञानिक नाम मोसियोला इंडिका है। इसकी लंबाई 57.5 सेंटीमीटर और वजन 3 किलोग्राम है। रेल प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को प्रवेश स्तर का कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने के लिए भारतीय रेलवे में रेल कौशल विकास योजना सितंबर 2021 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत 94 प्रशिक्षण संस्थानों पर तकनीकी ट्रेंडों जैसे इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, फीटर, कंप्यूटर, कारपेंटर आदि में प्रशिक्षण दिया जाता है। देश के किसी भी जगह के उम्मीदवार इस प्रशिक्षण में शामिल हो सकते हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1080 से भी ज्यादा उम्मीदवारों को नामांकित किया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।